कई बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, भी चैप्टर्स का चीजें हम आपको बता रहे हैं, भी रिवीजन में कराएंगे, ऐसा करेंगे। आवाज़ तो अभी भी नहीं आ रही इनको बालकों। अब आ रही है आवाज़? कब से नहीं आ रही थी, कब से नहीं आ रही थी मेरी आवाज़? चलो चैप्टर वापस से स्टार्ट करते हैं। देखो, तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको डाल्टन के बारे में। डाल्टन ने क्या कहा था कि सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर का क्या होता है? एटम, जिसको एक वर्ड से डिफाइन किया गया था, एटोमिया। एटोमिया का मतलब क्या था? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटोमिया का मतलब था विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये किसने कहा? मैं रोज क्लास यहीं पे लेके जाता हूँ तुम लोगों की। ठीक है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। फिर उसके बाद थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, और मैंने इसके अलावा बताया था गोल्डस्टेन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की थी, और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। फिर बात आई कि एक थॉमसन मॉडल, मतलब कोई एटॉमिक मॉडल हो, तो ये भी किसने दिया था? जे जे थॉमसन ने दिया था। और कैसा मॉडल दिया था बच्चों? आपको मैंने बताया था, आप इसको ऐसे समझो कि लाइक इट इज़ अ वाटरमेलन। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा। वैसे इसको नाम दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल। और फिर बात आई कि इलेक्ट्रॉन दिखता कैसा होगा, तो सॉरी एटम दिखता कैसा होगा, तो एटम कुछ ऐसा दिखता होगा, ऐसा माना गया। तो एटम कुछ ऐसा दिखता होगा जिसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। और जैसा कि आपके एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है कि जो स्फेयर होता है ये होता है पॉजिटिव चार्ज। ये स्फेयर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है। बाकी वैसे इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने बताया था कि बेटा इसके अंदर भरा हुआ सारा जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऐसा बताया गया था इनके द्वारा। ठीक है, थॉमसन मॉडल पर इसकी ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या गलतियां थी? क्यों एक्सेप्ट नहीं किया अपन ने इस एटॉमिक मॉडल को? तो मैंने बताया था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। जैसा कि हम विंटर्स में दो चार्जेस से टकराते हैं तो स्पार्क निकलते हैं, तो बेटा एटम अगर दुनिया का सारा ऐसा ही होता, सारे एटम्स अगर इस तरीके के होते, तो बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर साथ में रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज साथ में रहेंगे तो क्या होगा? उनके अंदर स्पार्क जनरेट होंगे। तो क्या एटम के अंदर हर जगह स्पार्क ही स्पार्क दिखते मुझे? और दुनिया की हर चीज़ अगर एटम्स से बनी है, हर चीज़ एटम्स से बनी है, देन आफ्टर क्या होता? हर जगह मुझे दिवाली मनते हुए दिखती। इस वजह से हम लोगों ने क्या कहा था कि ये सही नहीं है। फिर इसके बाद आया हुआ था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, आज उसकी भी बात कर लेते हैं। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था? अच्छा, मैं लिखवाया थोड़ी था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, लिखवाया नहीं था मेरे हिसाब से। ये तो मैंने एक्चुअल डेटाज बताई थी कि एक्चुअल डेटा ये है, बट आपके एनसीईआरटी का डेटा कुछ और है, तो मैं वो बताऊंगा। तो आज मैं इसके बारे में लिखवाने वाला हूँ। तो इसके बाद रदरफोर्ड, रदरफोर्ड एक्चुअली में ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। रदरफोर्ड कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो देखो इनका सेटअप कुछ ऐसा था। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर रखा था एक चैम्बर जिससे रिलीज हो रहे थे अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ पर से अल्फा पार्टिकल्स इधर की तरफ मूव कर रहे थे। कौन से पार्टिकल्स थे ये? अल्फा
अल्फा पार्टिकल्स विच इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो ये क्या होता है बेटा, हीलियम का +2, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अगर हीलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं डोनेट कर दे, आगे चल के आप सीखोगे ये बात कैसे डोनेट करते हैं, तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ, हीलियम का 2 न्यूक्लियस अगर डोनेट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम डोनेट कर दे दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। फिर इसके आगे इन्होंने लगाई थी एक गोल्ड का फॉइल पेपर। फॉइल पेपर क्यों, अच्छा गोल्ड ही क्यों लिया, सबसे ज़्यादा मीलेबल एलिमेंट है ये, इसकी बहुत ज़्यादा थिन शीट बनाई जा सकती है। तो अब अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो क्या इन्होंने सिर्फ गोल्ड पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो नहीं, इन्होंने बहुत मटेरियल्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, पर आप लोग सिर्फ गोल्ड के बारे में जानते हो, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इसके अराउंड एक चैम्बर लगा दिया था, एक चैम्बर लगा दिया। ये बच्चे मैं इसके टॉप व्यू देख रहा हूँ, जैसे कि मान लो एक ग्राउंड पे रखा हुआ है पूरा एक्सपेरिमेंट और मैं छत से देख रहा हूँ, है ना, तो हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता था बेटा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे आगे की तरफ, और जाके जैसे वो स्क्रीन से टकराते तो शाइन करते हैं। तो मुझे इससे बहुत सारे आइडियाज़ मिले। एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या क्या देखा मैं वो देखता हूँ, ठीक है, जो मुझे दिख रहा था अब मैं वो देखूंगा। क्या हुआ बेटा कि बहुत सारे रेज जब मैं भेज रहा था ना, तो ज़्यादातर रेज तो क्या हुए, सीधे निकल गए। अब वो नंबर याद नहीं रखना ना, तुम्हें बताना है एग्जाम में, स्कूल वाले टीचरों को पता नहीं होगा और नंबर काट देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था वो डेटा तुम लोग मत लिखो, वो सच है, वो डेटा बिल्कुल सच है, पर वो 12th में जाके लिखोगे तो सही है, अभी जाके लिखोगे तो गलत है, ठीक है। पहले मैं एक बार पूरा डायग्राम बना दूँ फिर मैं बात करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं इसी में बता देता हूँ।
तो बेटा देखो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया वो क्या था आपके सामने, देखो रिजल्ट कुछ ऐसा है। इन्होंने ज़्यादातर रेज भेजी बेटा, वो क्या हो गए, सीधे निकल गए। कुछ रेज देखो अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं, जो इसके सबसे नीचे वाला था वो कम डेविएट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गए और ज़्यादा डेविएट हुआ, और धीरे धीरे जाते गए तो एक पार्टिकल तो उल्टे पैर वापस आ गया, फिर इसका उल्टा हुआ उल्टा हुआ उल्टा हुआ, देन फिर वही चीज़ रिपीट होती गई। ऐसा इन्होंने कई बार किया एक्सपेरिमेंट, और बार बार मुझे यही देखने को मिल रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, सोच के देखो, पॉजिटिव चार्ज क्यों डेविएट हो रहा था। मतलब पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ तभी डेविएट होना पॉसिबल है जब यहाँ पर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखा हो, हाँ या ना। तो यहाँ कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिपल्शन की वजह से डेविएट हो रहा था, और कई बार तो क्या हो गया, ये वापस ही आ गया। क्लियर हुआ, हाँ या ना, पहली बात क्लियर है। अब इन्होंने देखो ऑब्जर्व क्या क्या किया, पहले वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये सही है, समझ में आया। तो एक बार ये दोनों डायग्राम बनाओ, फिर इसके बारे में लिखते हैं। ये दोनों डायग्राम्स बनाओ, कंस्ट्रक्शन वाला भी। बेटा जिसने नहीं बना रखा हो तो दोनों बनाएगा ना। ये तुम लोग का चैप्टर 4 चल रहा है बालकों। वो लास्ट में पूछूंगा। कितने बच्चों ने याद कर लियो टेबल, मैंने बोला था याद करने के लिए। चलो मैंने एक टेबल दिया था याद करने के लिए, 17 की टेबल, 17 की। टेन तक आती है बस, 17 की सुना सकते हो। बारह तक ही याद है। बेटा ये तो और गधे वाली बात की तुमने, सिर्फ 100 तक ही लिख सकते हो, लिख तो तुम कितना भी सकते हो। नहीं हार्ड क्यों है, लिखना ही तो है। कर दो भाई, एडमिट कर दो पूरा माउस। तो मैं आपको वो डेटा लिखवाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। नहीं, बाइकआउट। मैंने देखा उसका हाईलाइट। मज़ा क्यों नहीं आया, कैच वगैरह छूटे थे। मतलब क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। तो उस पर बैन लगा ही नहीं लगा फिर। तो उन्होंने, इतने बड़े बेवकूफ़ कंट्री कैसे हो सकती है कोई? उन्होंने खुद ने साबित कर दिया कि भारत ने क्यों हाथ नहीं मिलाया। और सोचो वहाँ की जनता क्या बोल रही थी इससे पहले, कि हम लोगों ने वॉर भी जीती है तो हम लोग मैच भी जीतेंगे। तो इतने अंधे कैसे हो सकते हैं, उनके देश में मिसाइल पर मिसाइल पड़ रही है। खुद ने उसने मिनिस्टर ने बोल दिया, क्या बोलूँ, कि भाई ट्रंप ने हमारे बीच सीज फायर करा वरना हम तो पिट रहे थे। फिर भी वही हाल है। अच्छा फिर तो कल पीटा भी तो था उसने, दोनों ने पीटा है। पूरा मैच तो लगभग इन दोनों ने समेट दिया।
चलो डन, लिख लिया, बन गया डायग्राम। तो चलो अब इसके बारे में अपन लिखते हैं कुछ। लिखो। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन ने ऑब्जर्व क्या किया, तो ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, तो पहले लिखो ऑब्जर्वेशन। पहला लिखो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, most of the fast moving alpha particles most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil, passed straight to the gold foil। बेटा हार्दिक और रुद्रांश इतना टाइम कैसे लग गया आने में? हार्दिक एंड रुद्रांश इतना टाइम कैसे लग गया आने में? कुछ तो मैसेज लिखे। चलो वेरी गुड। हार्दिक तो ऑफलाइन ही, ऑनलाइन ही आएगा अब। इसके घर पे मेरी बात हो गई, अब ये परमानेंट ऑनलाइन आएगा, पता नहीं उसका मन है। मुझे पता चल गया बेटा। सर याद नहीं था आज क्लास है। हाँ बेटा ऐसे भूलोगे धीरे धीरे, क्लास व्लास ये सब क्या छोटी मोटी चीज़ें हैं। चलो डन, पहला पॉइंट लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लिखो। अच्छा एक मिनट, कहाँ तक? अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल लिखवा दिया ना? हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, some of alpha particles were deflected by the foil by small angles, थर्ड पॉइंट लिखो। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स very few alpha particles, 1 out of 12,000, 1 out of 12,000 appeared to rebound, 1 out of 12,000 appeared to rebound, मतलब 12,000 में से कोई एक क्या हो गया? उल्टे पैर वापस आ गया, 180 डिग्री पर वापस आ गया। ठीक है ना? देखो मैंने एरो बना के बताया भी है, जाते हुए भी और आते हुए भी। ठीक है चलो, तो ये तो अपन ने ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा था। अब इससे अपन को समझ में क्या क्या आया तो वो समझते हैं। लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन बताएंगे, ऑब्जर्वेशन बताएंगे पहले? एक मिनट, हाँ ऑब्जर्वेशन बता दिए, कंक्लूजन ना अब फिर रिजल्ट पे आएंगे। चलो कंक्लूजन देखो, फर्स्ट लिखो इसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, most of the space inside the atom is empty because
because most of alpha particles passed through the gold foil, passed through the gold foil passed through the gold foil without getting deflected, without getting deflected। मतलब बच्चों क्या समझ आया? अगर ज्यादातर रेस सीधी निकल गई इसका मतलब क्या हो सकता है? एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है ना, तभी तो सीधी निकल गई। तो मोस्ट ऑफ द रेज आर गॉन स्ट्रेट, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, very few particles were deflected, from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो सही, लेकिन बहुत छोटी जगह पर है, मुझे ये पता चला। दूसरी बात। अब तीसरी बात देखो, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of atom were concentrated in a very small volume, within the atom. Volume within the atom. अब लिखो फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब इनके मॉडल का फीचर देखते हैं, फिर इन्होंने क्या मॉडल बनाया वो भी देखते हैं। फीचर्स लिखो, फर्स्ट पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखो, there is a positively charged
highly densed, there is a positively charged, highly densed center in an atom called nucleus. न्यूक्लियस, नियर, इसी पॉइंट में लिखो, नियरली द होल मास, नियरली द होल मास of the atom resides in the nucleus. सेकेंड पॉइंट लिखो, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व the electron revolve around the nucleus electron revolve around the nucleus in circular path, in circular path. और तीसरा पॉइंट, the size of nucleus, ब्रैकेट में लिखना 10 to the power -15 -15 मीटर, ब्रैकेट क्लोज, is very small as compared to the size of atom. ब्रैकेट में लिख लेना 10 to the power -10. तो देखो, अब इस मॉडल को आगे समझते हैं, क्या क्या मिला मुझे समझने को, फिर लास्ट में इनकी लिमिटेशंस लिख के कहानी खत्म करेंगे। तो हाँ, मीटर, दोनों मीटर, इसके 10 to the power -10 मीटर, इन्होंने जो जो बताया अपन अब उसकी बात करेंगे। तो हमें हमारे दोस्त रदरफोर्ड ने कुछ बातें बताई। अच्छा, ये आपको पता है कि रदरफोर्ड की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, मैंने आप लोगों को बताया। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एज थी इनकी, इनफैक्ट इन्होंने एक्सपेरिमेंट खुद ने किया भी नहीं था, एक्सपेरिमेंट इनके स्टूडेंट्स ने किया था, गीगर एंड रैमसन। तो इन्होंने बताया बेटा कि एटम जो है इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, ज़्यादातर पार्ट तो क्या है, खाली है, और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ रखा है, इसके सेंटर पे, जिसे अपन ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा है एज कंपेयर टू एटम। आप इस बात को ऐसे समझो बेटा कि जैसे ये पूरा क्लासरूम अगर एटम है ना, तो बीच में एक अगर सुई की नोक रख दूं, तो सुई के नोक के बराबर, एक पॉइंट के बराबर न्यूक्लियस है, इतना छोटा सा है, लेकिन इसका मास, पूरा का पूरा जो एटम का मास है वो यही है। अब ये भी बताऊंगा कैसे। तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड यहाँ पर घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर पाथ में इसके अराउंड घूम रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे। अब मैं आपको एक दो फैक्ट बताता हूँ, फैक्ट वाली चीज़ें बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स जानो, बड़ा मज़ा आएगा। लेट अस सपोज बच्चों ये क्यूब है, सपोज क्या करना, क्यूब ही है, मान लेते हैं इस क्यूब के सारे लेंथ जो है वो 1 मीटर है, 1 तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब, यही होगा इसका वॉल्यूम, एल क्यू ए क्यूब होता है ना इसका। चलो, इसके अंदर बेटा मैंने क्या किया, पानी भरा पहले, वाटर,
और इसको एक वेट बैलेंस पे रखा, तराजू पे रखा और उसका वज़न निकाला। तो जब इसको मैंने फुल पानी से भर दिया तो पता है कितना वॉल्यूम मिलेगा मुझे? 1000 किलोग्राम। अगर मैंने पानी भरा इसके अंदर तो 1000 किलोग्राम। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसमें मर्क्यूरी भर के देखा तो पता मुझे कितना मिला? 13,600 किलोग्राम। पर एक गजब की बात बताऊं, अगर मैंने इसमें सिर्फ प्रोटॉन्स भर दिए तो पता है कितना होगा इसमें? 10⁻17 किलोग्राम। सिर्फ 1 मीटर के क्यूब में, और 1 मीटर का क्यूब बहुत बड़ा नहीं है बेटा, ये इस टेबल से भी छोटा होगा। ठीक है, इतने से मैं अगर पानी भरा तो 1000 kg और 10⁻17 kg। जरा याद करो अर्थ का मास कितना था? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻24 kg। मतलब ऐसे थोड़े से अगर डब्बे भर दिए तो पूरे अर्थ के मास के बराबर हो जाएगा। ये इतना भारी होता है ये। पर लेकिन है कितने से पार्ट में? बहुत छोटे से पार्ट में होने की वजह से क्या होता है इसका? अपन को वेट पता नहीं चलेगा। अब दूसरे पॉइंट पे आओ। अच्छा, आपको पता है, अब अगर मैं एक प्रोटॉन का आपको मास बताऊं ना, एक प्रोटॉन का मास बताऊं, अब मैं सिर्फ एक, ये फन फैक्ट्स बता रहा हूं आपको, एक्चुअल फैक्ट्स एटम के। अगर एक प्रोटॉन के मास की बात करूं, अच्छा प्रोटॉन का एक सिंबल होता है बेटा, H+ यूज़ करते हैं प्रोटॉन के लिए। ठीक है, H के ऊपर प्लस लगा दो तो प्रोटॉन का सिंबल है। इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ करेंगे, वैसे तो मैंने यूज़ भी कर रखा है, E के ऊपर माइनस। ठीक है, देखो मैंने यूज़ भी कर रखा है। ठीक है, अब फन फैक्ट क्या बता रहा था मैं, प्रोटॉन का मास लगभग, एक प्रोटॉन का जो होता है ना वो 10⁻27 kg के आसपास होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का, ये होता है 10⁻31 kg के आसपास। यानी सोच के देखो आप, कितने टाइम्स ज़्यादा? 10,000 टाइम्स ज़्यादा, है ना? यानी अगर सोचो, मैं आपको एक एटम का मास निकालने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसकी जगह मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको एक बोरी दी और इस बोरी में चीनी भरा हुआ था लगभग 100 किलो के आसपास, 99 हो सकता है, 98 हो सकता है। तो मैंने कहा कि बेटा इसका वजन करना। आप वजन करने जा रहे थे, इतने में क्या हुआ, एक चींटी एक चीनी का दाना लेके भाग गई। क्या इसके वजन पे फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा, है ना? क्यों पता है? क्योंकि चीनी का एक दाने का वजन नेग्लेजिबल है एज कंपेयर टू पूरे बोरी के। वही चीज इलेक्ट्रॉन का भी होता है। प्रोटॉन में ही तो था सारा मास, न्यूक्लियस में ही तो था। ये लगभग देखो 10,000 गुना ज़्यादा भारी है, मतलब सारा का सारा मास ये है, ये तो है ही नहीं। तो इसलिए इसको काउंट करो या ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्लियर हुआ हाँ या ना? तो एटम का सारा मास कौन शो कर रहा है? न्यूक्लियस। ये बात किसने बताई? रदरफोर्ड ने। दूसरी बात क्या बताई? ज्यादातर पार्ट क्या है इसका? खाली, आपके दिमाग की तरह। यही तो बताया। हाँ, तो बेटा ये मैं गलती से खाली बोल गया, कुछ लोगों के पास तो दिमाग भी नहीं है। ठीक है, हाँ दोस्त, क्या हुआ? वायरल करूं? आज तो मैं वीडियो भी डालने वाला हूँ। आ जाओ सामने आओ। हमारे दोस्त के दिमाग की तरह मैं इसे सामने बुला रहा हूँ। हाँ देखो देखो, इन्हें ये है ओस की बूंदे, इनके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, चलो, ये खुद ऐसा एडमिट कर रहे हैं, मैंने मेरी तरफ से नहीं कहा। हाँ चलो, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये सब डेटा आपको याद नहीं करने, ध्यान रखना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपको ना जरूरत है ना डेटा याद करना है, सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें याद रखना है कि सारा मास कहाँ पर है? न्यूक्लियस में। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स सर्कुलर पाथ। बोलो समझ आई बात हाँ या ना? पक्का? तो इनकी बताई हुई सारी बात समझ में आई। अच्छा, इन्होंने एक और बात बताई थी कि हर एक एटम का अलग अलग मास होता है, ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी। फिर बेटा जब भी कोई साइंटिस्ट बनता है ना, तो उनका एक दुश्मन आ जाता है कहीं से, और इनका भी एक दुश्मन आया जिसका नाम था मैक्सवेल। अब उसकी बात करें। हाँ, मैक्सवेल नाम का इनका एक दुश्मन आया, वही ग्लेन मैक्सवेल है ना? वो नहीं थे ये दूसरे साइंटिस्ट थे। ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, ऐसी बात नहीं है।
ये समझाने के लिए कहानी मैं बता रहा हूँ। तो मैक्सवेल ने एक बात बोली बेटा, देखो अब मैक्सवेल ने क्या बोला ये समझते हैं ध्यान से, आप लोग भी सुनना ध्यान से। ये तो न्यूक्लियस था और इसके अराउंड कौन घूम रहा था हमारा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था इसके अराउंड। चलो, तो हमारे मैक्सवेल भाई साहब का कहना था कि यार इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूमते घूमते इसके अंदर आके गिर जाएगा, हाँ या ना। और अगर इसके अंदर आके गिर गया, ज़रा इस न्यूक्लियस को जूम करके देखें, तो देखो अब मैं इसको जूम करता हूँ, ये क्या बकवास है, इसको भी जूम कर यार। चलो मैं अलग से बना देता हूँ, ये बुरा मान गया, उसको जूम नहीं कर रहा। इसको मैंने जूम किया न्यूक्लियस को, और देखो इसके अंदर एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स आके गिर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या, कहीं देखा इसको, किसने बताया था, जे थॉमसन ने। तो इन्होंने बोला रदरफोर्ड भाई साहब आप हमें पागल बना रहे हो, देखो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर घूमेगा 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 कि गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो वापस से आपने फिर से थॉमसन मॉडल बना दिया और हमें पागल बना रहे हो, है ना, ऐसा बोला। तो लिमिटेशन समझ आई इनकी, ऐसा कुछ बताया गया। और फिर इस एक और बात बोली थी, वो बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी वैसे तो, पर मैं बता देता हूँ हैज़ माई फॉर्मेलिटी। अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं गिरता तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होता। तो अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब आपका मॉडल क्या है, गलत है। फिर रदरफोर्ड से बोला बताओ एक्सप्लेन करो इस बात को आप। तो रदरफोर्ड की मैंने जैसा कि बताया, ये तो बेड रेस्ट पे थे बेचारे, एज बहुत हो गई थी, मतलब मैंने बना दिया, सही है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मैं ज़्यादा हेडेक नहीं लेता, हाँ मैं जा रहा हूँ अपने घर घूमने, ठीक है। तो इन्होंने मना कर दिया, तो इनकी लिमिटेशंस लिखे, फटाफट लिमिटेशंस नोट करो। डायग्राम यही वाला बनाओगे, वो वाला फर्स्ट वाला जो बनाया ना मैंने, बना लेना, बट पहले लिख लेते हैं, हाँ वो निंजा थोड़ी, ठीक है लिखें पहले। तो लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल, any charge particle when accelerated is expected to radiate energy in the form of electromagnetic wave. In the form of electromagnetic wave. But here nothing to see this. हमने ऐसा कुछ देखा, सी दिस लिख दो, नथिंग ऑफ सी दिस, हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। दूसरा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, positive and negative charge attract each other and electron must have to fall in the nucleus. So it could not explain stability of atom. So it could not explain stability of an atom. तो ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे,
ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। डन। तो बेटा फिर इनकी एज ज़्यादा हो चुकी थी, मैंने बताया, फिर ये चले गए दुनिया से। फिर एक बहुत महान साइंटिस्ट आए, इनका नाम था निल्स बोहर। ठीक है, वी प्रोनाउंस हिम एज बोर, निल्स बोर, एच साइलेंट होता है, तो निल्स बोर। अच्छा ये पता है ये कहाँ पर थे साइंटिस्ट निल्स बोर? थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। ये जर्मनी में थे, हिटलर के अंडर, हिटलर के अंडर थे ये। ठीक है, हाँ तो मैंने कब का खराब आदमी था, काश तुम भी ज्यूज होते और हिटलर के पास होते। हाँ, हिटलर बहुत पैट्रियोटिक आदमी ज़रूर था, मैं इस बात के लिए कहीं शक नहीं है। अपने देश के लिए उसने किया जो भी किया, बट कुछ गलत रास्तों पे निकल गया, इस वजह से कुछ गलत भी था, अगर इतिहास देखते हो तो। हाँ, तो अब हम जानने वाले हैं हमारे एक नए दोस्त के बारे में, निल्स बोर। इन्होंने बेटा, इनको एक और नाम दिया जाता है फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कभी आगे जाके जानोगे। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने वीडियो डाली है, कहाँ? निल्स बोहर के बारे में पढ़ाया था, निल्स बोहर। ठीक है, तो बेटा इन्होंने खुद ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, पहली बात ये समझो। इन्होंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ही 2 साल तक रीड किया पहले, वही एक्सपेरिमेंट को लैब में जाकर वापस परफॉर्म किया, सब चीज़ें देखी, कई मटेरियल्स पे देखा, और फाइनली ये कंक्लूजन पे आए और इन्होंने कहा कि जो रदरफोर्ड ने बताया था बिल्कुल सही था। फालतू की बातें बता के तुम बेवकूफ़ बना रहे हो दुनिया को। बस उसमें वो कुछ बातें नहीं समझा पाए जिसे मैं समझा देता हूँ, बाकी सब क्लियर है। तो इनका मानना था कि एटम तो इनका ये मानना था बेटा कि इलेक्ट्रॉन फिक्स स्टेशनरी पाथ पर घूमता है। स्टेशनरी पाथ मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। पहली बात ये बताई इन्होंने, ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ खुला सांड, ये कहीं भी नहीं घूम सकता, ये फिक्स पाथ पर ही घूम सकता है। पहली बात क्लियर हुई, यस और नो? इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स पाथ पर ही घूमेगा, ठीक है, विच इज नोन एज ऑर्बिट। और यहां पर इन्होंने एक और बात बोली, अब ये बात आपको याद रखना है, जहां पर ये घूमता है दैट इज द एंगुलर मोमेंटम अब ये चीज़ें आप जानते नहीं हो एंगुलर मोमेंटम वगैरह क्या होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा ये। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, वेर H इज द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने बोला जहाँ पर ये घूमता है ना वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इक्वल टू NH अपॉन 2π, वेयर N इज द ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो भी मतलब आपका ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल ऑर्बिट जो बोलना चाहो, तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। एन जो है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जैसे फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, ये पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पहली बात क्लियर। दूसरी बात इन्होंने बोली कि इलेक्ट्रॉन, पहली बात पहले क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन नॉट अ खुला सांड, कहीं भी नहीं घूम सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ घूम सकता है, जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इसका, आप तो ये याद रखो, कांस्टेंट रहे, बहुत ज़्यादा तो ये याद रखना। दूसरा, अब ये दूसरा सवाल क्या था कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके क्यों नहीं गिर जाता, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में तो फोर्स लग रहा होगा। तो उन्होंने बोला तुम गधे तो नहीं हो, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है बेटा तो इस पे बाहर भी तो एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल।
जो बाहर लग रहा होता है इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिस फोर्स की वजह से ये अंदर आ रहा था उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप लोग भूल जाओगे कौन सा सेंट्रीपिटल था कौन सा सेंट्रीफ्यूगल था। तो देखो बहुत सिंपल है। वैसे इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो। अब बाहर की तरफ कौन सा लगेगा, अभी तो मैंने लिख दिया तो याद है सेंट्रीफ्यूगल, तो याद रखना सेंट्रीफ्यूगल, ऐसे याद रखना। उगल मतलब बाहर, उगलते हैं ना कुछ भी, उगल मतलब बाहर, ऐसे ध्यान रखना। तो बाहर कौन सा लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर कौन सा लग रहा होगा सेंट्रीपिटल। घर आओगे तो क्या होगा पिटोगे, तो सेंट्रीपिटल, बाहर जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, याद रहेगा। तो इसने कहा कि निल्स बोहर ने कहा कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उतना ही क्या लगता रहा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए क्या रहता है अपनी जगह पर रुका हुआ रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है। दूसरी बात भी क्लियर। और तीसरी बात, ये बात वैसे मैं अगली क्लास में फिर समझाऊंगा सारी बातें, आज एक बार के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपको पापा ने 100 रुपये दिए, क्या करोगे, तुरंत जाओगे मोमोज खाने, मोमोज खा के वापस घर पे आओगे, लेकिन कितनी देर में, 8 बजने से पहले पहले, नहीं तो पापा मारेंगे, यही होगा। फिर पापा ने दूसरे दिन 200 रुपये दे दिए, क्या करोगे, 400 दे दिए, चलो तुरंत गए डोमिनोज, लेकिन 8 बजे से पहले पहले वापस आओगे, यही होगा, पिज्ज़ा खा के वापस। तो यही इलेक्ट्रॉन भी करता है। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, हायर स्टेट में चला जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, क्या करेगा, ऊपर वाले स्टेट में चला जाएगा, लेकिन क्या करेगा, वापस एनर्जी खर्च करके फिर से अपने घर पे वापस आ जाएगा। और कल पापा ने अगर मान लो 10 लाख रुपए दे दिए, मैं पेज ही फाड़ूंगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ पेज फाड़ूंगा, छापो साथ के साथ। पापा ने 10 लाख रुपए दे दिए, क्या करोगे, फिर निकल गए तुम लोग महाराष्ट्र घूमने, एक्वा मैजिका, ठीक है, हाँ, और फिर 8 बजे वापस आओगे, नहीं आओगे। तो वही इलेक्ट्रॉन भी करता है, अगर इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है ना तो ये एटम को ही छोड़ के चला जाता है, ठीक है। और ये एटम को छोड़ के चला जाना फिर ये लौट के नहीं आता, अभी तो लौट के आ रहा है, और यही रीज़न होता है हमें किसी चीज़ का कलर दिखता है। बोलो आज की बात समझ आई। अगर एनर्जी मिलती है तो क्या होगा, एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर स्टेट में चला जाता है, हायर स्टेट में चला जाता है, अरे मरने दो, हायर स्टेट में चला जाता है। फिर क्या होता है, लॉस करता है एनर्जी की, और फिर से क्या कर देता है, लोअर स्टेट में आ जाता है, लोअर स्टेट में वापस पहुंच जाता है, लोअर ऑर्बिट में वापस आ जाता है। तो 3 बातें बताई। पहला क्या बताया, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, भूल जाओ बाकी सब, ठीक है। दूसरी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस वजह से वो एक जगह पर फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन में आके क्यों नहीं गिरा, क्योंकि उतना ही बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। और तीसरी बात, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे उसको एनर्जी मिलेगी क्या करेगा, वो हायर स्टेट में जाएगा, फिर एनर्जी लॉस करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, लोअर स्टेट में आ जाएगा। ये 3 बातें समझ आई। निल्स बोहर की कहानी वैसे तो ख़त्म, नेक्स्ट क्लास में और समझाऊंगा। आज के लिए मेरी तरफ से थैंक यू ऑल ऑफ यू, एन्जॉय योर सेल्फ। जिसने नहीं लिखा अभी नहीं लिखना है, और जिसने लिख लिया उसका मैं पेज फाड़ूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी मैंने लिखने के लिए नहीं कहा है, पहले मैं पेज फाड़ूंगा।